प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसके पाठ 10 दो गौरैयाँ के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं भाषा से के अंतर्गत होते हैं। तो कल हमने शब्दों को लिंग के अनुसार हमने कल छांटा था, आपको याद होगा। जैसे कि हमने बताया था, जैसे फौज, देखने में फौज क्या लगती है कि तो सैनिकों से बनी है। तो फौज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। फौज क्या हुई? स्त्रीलिंग है, लेकिन फौज को स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसको हमने सीखा कि फौज ने दिल्ली की तरफ कूच किया या फौज दिल्ली की तरफ चला नहीं बोलते, तो फौज एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसी तरह हमने कल 10 शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार उनको बांटा था। तो वे कौन कौन से शब्द हैं, एक बार फिर से उसको दोहरा लेते हैं। तो नीचे लिखे शब्द पढ़ो और उन्हें अलग अलग शीर्षक के नीचे लिखो। तो शीर्षक था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नीचे लिखना था। हमारा पहला शब्द था वो था घर। घर एक पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द था सराय। सराय भी एक पुल्लिंग शब्द है। पर्दे भी पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि और मैंने आपको बताया था पहचान क्या है, इसका वाक्य में आप प्रयोग करके देखेंगे तो आपको पता चल जाए। जैसे पर्दे, तो हम कहते हैं पर्दे हवा से उड़ रहे हैं। हम कभी नहीं कहते पर्दे हवा से उड़ रही है। तो पर्दे पुल्लिंग शब्द है। अंगीठी, सुनीता ने अंगीठी जलाई। तो अंगीठी जलाई जाती है, जलाया नहीं जाता। तो अंगीठी एक स्त्रीलिंग शब्द है। संगीत पुल्लिंग शब्द है। हमने संगीत सुना। हमने संगीत सुनी कोई नहीं बोलता है, हमने संगीत सुना, तो संगीत भी पुल्लिंग शब्द है। फौज स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने कहा कि भले सैनिक उसमें हो, लेकिन फौज क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह खिड़की भी स्त्रीलिंग शब्द है। गुस्सा पुल्लिंग है। ताली स्त्रीलिंग है और लाठी भी स्त्रीलिंग है। ताली बजी, बजा नहीं बोलते हैं। लाठी चली, लाठी चला बोलते हैं, ये नहीं बोला जाता। तो अगर हम उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये हमें अधिकतर पता ही चल जाता है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे राहुल ने गाना गाया और ताली बजी, तो ये नहीं बोलेंगे ताली बजा। लाठी चली, न कि लाठी चला बोला जाता है। तो लाठी और ताली दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द। आगे चलते हैं। अपना चौथा प्रश्न आज हमें यही करना था। दाईं ओर लिखे शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान पर लिखो। तो 2 वाक्य दिए हुए हैं रिक्त स्थान पे और 2 सही शब्द हमें चुनने हैं। उच्चारण में लगभग समान लगता है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। उच्चारण में भी अलग अलग है। उच्चारण समान लगता है, मैं कह रहा हूँ लगता है। तो दाईं ओर लिखे शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो हमारे पास ये 10 वाक्य दिए हैं और हम इन्हें 10 वाक्यों में सही शब्द करना है। तो प्रश्न है चौथा। तो आज बच्चों यही चौथा प्रश्न करेंगे। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, भाषा से के अंतर्गत आता है। तो हम इसे लिख देते हैं। दाईं ओर लिखे शब्दों में में से
सही शब्द, चुनकर खाली स्थान में लिखो। खाली स्थान में लिखो। तो पहला है हमारा क। मैं पहले दोनों वाक्यों को लिख देता हूं। अपने परिवार के साथ किसान अपने परिवार के साथ अपने परिवार के साथ किसान बहुत रिक्त स्थान था। रिक्त स्थान दिया हुआ है और हमें सही शब्द करना है। दूसरा वाक्य भी मैं लिख देता हूं। किसान को 2 वक्त की किसान को 2 वक्त की रोटी भी नसीब न थी। रोटी भी नसीब न थी। और हमें शब्द दिए गए हैं 2। पहला है सूखी और दूसरा है सुखी। सुखी। तो पहले दिए गए शब्दों का अर्थ हम लोग जान लेते हैं बच्चों। अगर हम अर्थ हमें पता होना चाहिए। सूखी मतलब और सुखी। सूखी का अर्थ है जो चीज कड़ी हो जाती है पानी की कमी से। सूखी सूख जाती है पानी की कमी से, उसे सूखी कहा जाता है। और सुखी का अर्थ होता है, हम कहेंगे सुखपूर्वक। आदमी आराम से रहता था, उसको कहते हैं वह सुखी है। तो सुखी मतलब जिसे कष्ट न हो वह सुखी कहलाता है। जिसे कष्ट न हो उसे हम कहते हैं कि वह सुखी है। तो इसमें अभी सही उत्तर है इसमें, अपने परिवार के साथ किसान बहुत सुखी था, उसे कोई कष्ट नहीं था। यहाँ पे सुखी का अर्थ है वह उसे कोई कष्ट नहीं, उसे कोई कष्ट नहीं। किसान को 2 वक्त की सूखी रोटी भी नसीब न थी। तो यहाँ पे दूसरे किसान की बात किया है, तो उसे सूखी मतलब ढंग की रोटी भी नहीं मिलती थी, तो सूखी। अगले चलते हैं ख। अगला वाक्य है हमारा, बसंत आते ही बागों में, बसंत आते ही बागों में
बागों में रिक्त स्थान दिया है, आ गई, आ गई। दूसरा है सेठ ने नौकर को, सेठ ने नौकर को घर से रिक्त स्थान निकाल दिया। कौन कौन से शब्द दिए गए हैं एक बार उनको देख लेते हैं। पहला हमें दिया है बाहर, और बाहर। तो बाहर मतलब घर से बाहर, इमारत से दूर, बाहर। और बाहर का अर्थ होता है जबकि फूल पौधे, पेड़ पौधे जो है फूलों से लद जाते हैं तो हम कहते हैं देखो बाहर आ गई। बसंत के मौसम को कहा जाता है बहार। बसंत आते ही बागों में बहार, मतलब पेड़ पौधे जो हैं फूलों से लद जाते हैं और बहुत सुंदर लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, बहार कहा जाता है। और बाहर मतलब घर से बाहर। तो देखो बसंत आते ही बागों में बहार आ गई, तो हम लिखेंगे बहार। बहार मतलब कि जो दृश्य है काफ़ी सुंदर हो जाता है, पेड़ पौधे फूलों से लद जाते हैं और देखते ही बनता है, तो इसे बहार बोलते हैं, बहार। सेठ इन नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। शायद वो गुस्सा था और नौकर को घर से बाहर, बाहर मतलब खुले में, बाहर। इसको हम रेड इंक से लिखते हैं, लिखेंगे बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए बच्चों, इसको आपको पाठ्य पुस्तक में करना है क्योंकि जगह दिया वो। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये पाठ्य पुस्तक में किया जाएगा क्योंकि हमें जगह दिया हुआ है, हमें मात्र ये जो खाली रिक्त स्थान ही भरने हैं, सही शब्द से रिक्त स्थान को भरना है। तो एक बार देख लो, अपने परिवार के साथ किसान बहुत सुखी था। किसान को 2 वक्त की सूखी रोटी भी नसीब न थी, तो सुखी और सुखी का हमने प्रयोग किया है। बसंत आते ही बागों में बहार आ गई, सेठ ने नौकर को घर से बाहर निकाल दिया, तो बाहर और बहार का हमने सही प्रयोग किया है। अब हम अपने तीसरे वाक्य पे चलते हैं। ग, हमारा ग वाक्य है, मैंने तुम्हें कई रिक्त स्थान समझाया पर कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें कई बार मैंने तुम्हें कई, उसके बाद रिक्त स्थान हम लोग डाल देते हैं, समझाया, पर कोई फायदा नहीं, पर कोई फायदा नहीं।
दूसरा वाक्य भी लिख देते हैं। चोर ने रामू के सिर पर रिक्त स्थान किया और भाग गया। पूर्ण विराम। बार और वार, हमें दो शब्द दिए हैं, बार और वार। हाँ, बार मतलब, बार का अर्थ होता है अनेक दफा। जैसे बार का अर्थ होता है अनेक के लिए बार का प्रयोग किया जाता है, और वार का अर्थ होता है हमला करना, मारना। वार का होता है आक्रमण करना, हमला करना, मारना। तो बार का और वार दो अलग अलग शब्द हैं और हमें इनका सही प्रयोग करना है। तो लिखेंगे, मैंने तुम्हें कई बार समझाया पर कोई फायदा नहीं। कई दफे, कई बार। तो यहाँ पे बार का क्या अर्थ है? अनेकों बार, कई बार, एक से अधिक। मैंने तुम्हें कई बार समझाया और कोई फायदा नहीं। चोर ने रामू के सिर पर वार किया। वार मतलब मारना या हमला करना, वार किया। तो ये सही है, इसका प्रयोग करेंगे हम। अब घ अगला है वाक्य। हमारा घ वाक्य है, तुमने इतना रिक्त स्थान नहीं, तुमने इतना रिक्त स्थान नहीं की मेरा मुकाबला कर सको। मेरा मुकाबला कर सको। पूर्ण विराम। दूसरा है, रिक्त स्थान से ही शुरू हो रहा है। एक डरावना व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मेरे सामने आ खड़ा हुआ। आ खड़ा हुआ। पूर्ण विराम। और दो शब्द कौन कौन से दिए गए हैं? साहस, और दूसरा शब्द दिया है सहसा। तो पहले शब्द पे चलते हैं, साहस और सहसा। साहस और सहसा। साहस का अर्थ होता है बहादुरी, निडरता। साहस का क्या अर्थ होता है? निडरता, बहादुरी। और सहसा का अर्थ होता है अचानक से। सहसा का क्या अर्थ होता है? अचानक। तो साहस का अर्थ है बहादुरी, निडरता, और साहस का अर्थ होता है अचानक। तो इसमें सही कौन कौन सा है देख लेते हैं। तुमने इतना साहस नहीं कि मेरा मुकाबला कर सको। ये साहस आएगा, पहला शब्द है साहस।
साहस। और दूसरा है सहसा, एक डरावना व्यक्ति मेरे सामने आ गया अचानक से। अचानक के लिए हम सहसा शब्द का प्रयोग करते हैं, सहसा। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं बच्चों, हमारे दोनों वाक्यों को देख लेते हैं। हमें पहले वाले में जो ग में है 2 वाक्य दिए थे, बार और वार। बार का एक से अधिक दफा बताने को बार कहा जाता है। बार का अर्थ होता है हमला या आक्रमण। तो मैंने तुम्हें कई बार समझाया पर कोई फायदा नहीं, बार का प्रयोग किया है। चोर ने रामू के सिर पर वार किया और भाग गया। वार का मतलब हमला, चोट करना। तुमने इतना साहस नहीं कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। साहस और सहसा, साहस का अर्थ होता है निडरता, बहादुरी। सहसा का अर्थ होता है अचानक से। तुमने इतना साहस नहीं कि मेरा मुकाबला कर सको। सहसा एक डरावना व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। तो बच्चों ये था साहस और सहसा का हमने प्रयोग किया। एक और वाक्य बच गया है, उसको कर लेते हैं। हमारा चौथा प्रश्न में कुल मिला के 10 वाक्य थे। अगर देखा जाए तो 10 वाक्य थे, हमने 8 लिख लिए हैं, 2 और वाक्य बचे हैं, उनको भी कर लिया। ये है, पहले हम वाक्यों को लिखते हैं। घर का सारा, घर का सारा रिक्त स्थान दिया है, इधर उधर बिखरा पड़ा था। इधर उधर बिखरा पड़ा था। पड़ा था, पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य है, अकबर सभी धर्मों का, सभी धर्मों का रिक्त स्थान दिया है, रूप से आदर करता था। रूप से आदर करता था, पूर्ण विराम। और हमें दिया है 2 शब्द हैं, समान और सामान। हमें सही शब्द का चुनाव करना है। तो समान, समान मतलब एक बराबर। समान का अर्थ होता है एक बराबर। समान का अर्थ होता है एक बराबर। सामान का अर्थ होता है वस्तुएं। सामान का अर्थ होता है वस्तुएं। तो समान का अर्थ एक बराबर और सामान वस्तुओं को कहा जाता है। तो पहला वाक्य देखते हैं, घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। क्या था? सामान। हम लिखेंगे सामान। सामान। अकबर सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता। समान मतलब एक बराबर। समान रूप से आदर करता था। अकबर सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। तो बच्चों ये था हमारा चौथा प्रश्न।
अब हम चलेंगे अपने 5वें प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, इन वाक्यों को पढ़ो और समझो। यह है काल। काल के बारे में बताया है। आपको पता है कि यह काल क्या होता है, काल के भेद कितने होते हैं, ये आपने पढ़ रखा है। तो आपको वाक्यों में से क्रिया की काल बताना, तो क्रिया ही काल का निर्धारण करता है। मैंने आपको बताया था कि क्रिया न केवल किसी काम के होने का या करने का बताता है, बल्कि वह काम किस समय किया गया उसका भी हमें ज्ञान देता है। जैसे कि ये है हमारा 5वां प्रश्न। उदाहरण पे हम ज़रा ध्यान देते हैं। इन वाक्यों को पढ़ो और समझो। ये कौन कौन से वाक्य दे रखे हैं? आंगन में आम का पेड़ है। आंगन में आम का पेड़ है, तो यहाँ पे क्रिया। सबसे पहले आप क्रिया, जब भी हम काल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस पे जाता है? क्रिया पे। और क्रिया होती कहाँ है? हिंदी में जो क्रिया होती है वाक्य के अंत में आती है। एक बार फिर से याद दिला देते हैं, जो हिंदी में क्रिया है वो वाक्य के अंत में आती है, और क्रिया किसी काम के होने या करने का बोध कराता है, और न किसी काम के होने या करने का, बल्कि क्रिया का जो रूप होता है वो हमें काल का भी निर्धारण करता है। और काल के आपको भेद पता ही हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, ये इससे हमें पता चलता है कि ये जो काम है वह बीते समय में पूरा हो चुका है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। जो वर्तमान समय में, मतलब अभी बोले जाते समय में हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और जो आगे आने वाले समय में होगा, जो काम आगे आने वाले समय में होगा, उसे हम भविष्य काल या भविष्यत काल कहते हैं। तो काल के भी कितने हैं? 3 भेद हैं। तो आओ हम बच्चों सबसे पहले जो उदाहरण है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। यह है हमारा 5वां प्रश्न। हमको उदाहरण पढ़ना है और समझना है। तो हमारा 5वां है, इन वाक्यों को पढ़ो और समझो। तो कौन कौन से वाक्य दे रखे हैं? पहला वाक्य है, आंगन में आम का पेड़ है। इस वाक्य में पहले क्रिया क्या है? इस वाक्य में ध्यान से देखिए, क्रिया क्या है। तो इसमें आंगन और आम में तो संज्ञा है, पेड़ भी संज्ञा ही है। इसमें क्रिया है, और क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं हो सकता। सबसे पहली बात आप ये भी जान लीजिए कि बिना क्रिया के तो हम कोई वाक्य को लिख भी नहीं सकते। तो आंगन में आम का पेड़ है, तो है जो है वह क्रिया है यहाँ। तो है से हमें क्या पता चलता है कि अभी भी है, बोले जाते समय भी आंगन में आम का एक पेड़ है। तो ये वर्तमान काल है। तो क्रिया का काल हमें बताना था, तो यहाँ पे क्रिया का काल है वर्तमान काल। उसी तरह ख, उन्हें घर पसंद आ गया था, तो क्रियापद है आ गया था। तो उन्हें घर पसंद आ गया था, तो आ गया था क्रियापद है, और ये भूतकाल क्रिया की किस काल के बारे में बता रहा है? भूतकाल। आ गया था, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे, इसमें क्रिया का काल भूतकाल है, और क्रियापद कौन सा है? आ गया था। अब आते हैं अपने तीसरे वाक्य पे, ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तो ये भविष्य काल है। जाएंगी जो है, इससे हमें पता चलता है ये घटना भविष्य की है, तो इसीलिए इसे भविष्यत काल कहा गया है। तो हमने पहचान लिया क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद किसे कहते हैं। क्रिया के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसको क्रम हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो बच्चों जरा इस पे आज का गृह कार्य है आपका कि आप क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद कितने हैं, इनको एक बार आप दोहरा लीजिएगा। हम अपना 5वां पाठ
कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।